नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ाद एग्री कैरियर पॉइंट के अंदर। और मैं आपका दोस्त नरसिंह आज़ाद। और आप लोगों को सबसे पहले तो मैं वो बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मेरा जो सिलेक्शन है एज ए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर केनरा बैंक के अंदर हो रखा है। और मैं आरआरबी स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर की वेटिंग लिस्ट के अंदर हूँ। और आप लोगों को दोस्तों जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही थी और मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी, मैंने कहाँ से कोचिंग ली है या क्या कुछ नोट्स लिए हैं, क्या कहाँ से मैंने क्या तैयारी की है, तो इस पूरी चीज़ के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि मैं एज ए केनरा बैंक का एग्रीकल्चर ऑफिसर पे सिलेक्ट हुआ हूँ। आरआरबी स्केल 2 में मैं वेटिंग लिस्ट के अंदर हूँ और हो सकता है उसके अंदर भी हो जाए। तो दोस्तों जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलतियाँ क्या होती है। और मेरे साथ मैं बताऊं कि मेरा जो सफ़र है जून 2015 के अंदर मैं पास आउट हो गया था। उसके बाद में मैंने इधर उधर काम ज्वाइन किया और बहुत सारी प्राइवेट जगह स्कूलों में टीचिंग भी करवाई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर के अंदर एज ए वाईपी के रूप में काम किया। जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फील्ड असिस्टेंट के रूप में मैंने काम किया और स्कूलों में भी टीचिंग करवाई। और अभी हाल ही के अंदर जो है मैं कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर एज ए एग्रोमेट ऑब्जर्वर कार्यरत हूँ। तो हमारा क्योंकि यहाँ पे फील्ड का काम रहता है और जो मौसम से संबंधित जानकारी होती है वो किसानों के साथ अपडेट रहना पड़ता है। तो इस वजह से हमें ऑफिस का और मेरे जो साथी स्टाफ है उनका मेरे को बहुत ज़्यादा सहयोग रहा कि उन्होंने मुझे तैयारी के लिए थोड़ा टाइम निकालने दिया। और आप लोग भी उम्मीद है कि ऐसे हो सकता है अपने घरेलू कामों में या किसी भी प्रकार के काम के अंदर बिजी होंगे तो आपका एजुकेशन पढ़ाई के लिए जो टाइम निकालना होता है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से जब भी हमें तैयारी करनी चाहिए तो हमें एकदम खुले माइंड से करनी चाहिए, कभी भी हमें नैरो माइंड नहीं रखना चाहिए। क्यों ऐसी चीज़ होती है, कई बार माइंड के अंदर कुछ चल रहा था लेकिन हम किताब लेके बैठे हैं तैयारी करें तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और दूसरी चीज़ है, हम जैसे आजकल यूट्यूब के ऊपर देखते हैं बहुत सारी चीज़ों की, बुक्स की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बहुत बाढ़ आ रखी है। अगर हम किसी भी चीज़ का देखते हैं, हाँ इसका कोर्स बहुत सस्ता है 500 का, हमने जस्ट 500 पे कितने होते हैं उसको हमने परचेज़ कर लिया। फिर एक और कोचिंग का देखा उसका 700 रुपये का हमने वो भी परचेज़ कर लिया। एक और देखा 300 का वो भी परचेज़ कर लिया। तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा क्योंकि हमें अगर कोई भी कोर्स परचेज़ करना, अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, हमारे पास मैटर नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें केवल और केवल एक ही कोचिंग का मैटर जो लेना चाहिए। वो आपके ऊपर है, आपको कौन सी कोचिंग अच्छी लगती है, कौन सी कोचिंग के नोट्स आपको अच्छे लगते हैं, कौन सा टीचर का पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, वो आप इस से सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो मेरी स्ट्रेटेजी रही थी प्री और मेंस, क्योंकि तो मैं इसमें आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पहले प्री की तैयारी कीजिए उसके बाद में मेंस की तैयारी कीजिए। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्री के लिए जी जान लगा देते हैं लेकिन उसका जो बेस एग्रीकल्चर, जो मेन बात होती है वो होती है एग्रीकल्चर प्रोफेशनल नॉलेज। अगर आपका प्रोफेशनल नॉलेज में पूरा पकड़ नहीं है तो आप कितना चाहे प्री क्वालिफाई कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो आपका ज़ीरो है। और प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको पता है जो 125 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है प्री का, उसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपके मैथ्स के आ जाते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रीजनिंग के आ जाते हैं और जो 50 क्वेश्चन है 25 मार्क्स के होते हैं इंग्लिश के। और हमारे लिए मैथ रीजनिंग को पास करना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन हमें एक इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि हम एग्रीकल्चर इसीलिए लेते हैं कि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर होता है। और उसलिए हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को देखते हैं और इंग्लिश का हमें जैसे वो नहीं आ रही है और उस प्रकार से हम उसकी तैयारी करने से कतराते रहते हैं। हमें मैथ अच्छी आ रही है, रीजनिंग अच्छी आ रही है, तो हम रीजनिंग और मैथ्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा कम ध्यान देते हैं, जिस वजह से हमारी इंग्लिश जो है वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाती। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं मैंने इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, अगर आप लोग चाहोगे कि इंग्लिश ने आपने क्या पढ़ा है तो मैं आपको अलग से एक वीडियो के अंदर बता दूंगा कि मैंने इंग्लिश में क्या पढ़ा, किस वजह से मेरी इंग्लिश अच्छी हुई। और उसकी वजह से मैं आपको बता दूं, मेरा जो SBI PO प्री है, नाबार्ड का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम जितने भी हैं जिसमें इंग्लिश आती है प्री, मेरे सारे क्लियर है। हालाँकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, आपको पता है कि वो वीक है मेरी, तो इस वजह से डिस्क्रिप्टिव के अंदर मैं नहीं कर पाता हूँ। इस वजह से IBPS PO के अंदर है और उसके बाद में नाबार्ड के अंदर है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था।
तो आपको शुरुआत से ही प्री और मेंस दोनों की तैयारी को लेके चलना होगा और टाइम डिवाइड उस हिसाब से रखना होगा। अगर आप मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हो तो आपको सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, उठने के बाद में अगर आपकी तैयारी का शेड्यूल शुरू होता है सुबह के समय में, तो उस समय में आप लोग क्या करोगे, आपको सबसे पहले जो प्रोफेशनल नॉलेज है आपका एग्रीकल्चर को आपको सबसे पहले मजबूत करना है। और प्री की बात करते हैं तो प्री तो दोस्तों आप मात्र 2 महीने में निकाल सकते हो। अगर आपने ढंग से 2 महीने लगातार प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस सेट लगाए, कोई भी है आजकल सभी प्रकार से टेक्स्ट बुक का आ रहा है, 299 का तो 299 का आ रहा है टेक्स्ट बुक में, हज़ारों टेस्ट है, उसमें से आप कोई भी टेस्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी टेस्ट कर लीजिए। अगर आपने लगातार 1 से 1.5 मंथ भी प्रैक्टिस कर ली तो वो आपके एग्ज़ाम निकल जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्री निकल जाएगा आपका। लेकिन आप फंसोगे कहाँ जाके, आपको दिक्कत कहाँ आएगी, आपको मेंस के अंदर आएगी। क्योंकि मेंस की पिछली बार की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, उसको हम कम नहीं मान सकते क्योंकि लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छी संख्या में ठीक हो रहे थे और नंबर भी बहुत अच्छे आए। अब की बार जो कट ऑफ थी फाइनल वो भी ज़्यादा गई है। तो इसका कारण ये है आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है आपको उस पर अभी से ध्यान देना होगा। और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए भी दोस्तों ये नहीं है कि आपको हर जगह से हर सोर्स के ऊपर ध्यान देना है। आप लोगों को जो चीज़ भी आप पढ़ो उस एक को पढ़ो, हमेशा एक ही माइंड के अंदर रखो कि 10 बुक्स से को पढ़ने से अच्छा है एक बुक्स को 10 बार पढ़ लो आप। मतलब 10 बुक्स को पढ़ने से अच्छा एक बुक को ही 10 बार पढ़ो ताकि वो बुक आपकी पूरी कवर हो जाए। और इतना हमारा प्रोफेशनल नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसको पढ़ नहीं पाएँ। हालांकि अभी आप 4-5 महीने आपके पास टाइम है तो इसके अंदर आप आराम से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि हम पहले प्री की तैयारी करते हैं, प्री को क्वालिफाई करें और उसके बाद में मेंस की तैयारी करें, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपको पीछे खींच के ले जाएगा और आप लोगों का जो शेड्यूल है वो आपका अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा और आप लोगों का जो एग्ज़ाम का निकालने का जो मन में है वो मन में ही रह जाएगी। तो आप हमेशा दिन को डिवाइड कर लीजिए। अगर आप कहीं भी जाते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मॉर्निंग अर्ली इन द जो सुबह का समय है वो आप प्रोफेशनल नॉलेज को दीजिए। उसके बाद ऑफिस में अगर आपको टाइम मिलता है उसमें आप मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इसको आप ध्यान दे सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको अगर आपकी वोकेब अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन इसमें आपकी वोकेब की पकड़ होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि आप लोग चाहे RRB स्केल 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक पूरा टाइम टेबल शेड्यूल बिठा करके आपको तैयारी करनी होगी। और RRB स्केल 2 के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि RRB स्केल 2 की तैयारी करने वाले कितने कैंडिडेट हैं। आपको अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी कोई जानकारी क्वेरीज हो, क्योंकि पिछली बार जैसे मैं जोधपुर में इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और कई बच्चे ऐसे थे जो बाहर भी हो चुके थे, क्योंकि उनको बाहर कर दिया गया था, उनको पहले पता नहीं था कि डॉक्यूमेंट हमें किस हिसाब से तैयार करने हैं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। और दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो और किस हिसाब से आपने तैयारी करनी है, कोई भी प्रकार के आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आए, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके आप हमारे से पूछ सकते हैं और मैं आपका पूर्णतः रिप्लाई करूंगा। और हो सकता है आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं एक और वीडियो लेके आऊँ। और दोस्तों अगला जो वीडियो इसका आएगा वो मेरी सक्सेस स्टोरी का होगा कि मैं किस हिसाब से इस IBPS AFO को जो कैनरा बैंक के अंदर AFO में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, किस हिसाब से मैंने ये तैयारी कर, किस हिसाब से मैं इतनी तक पहुँचा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कही हुई बातें थोड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।